जिस देवर ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात की हो, उसी देवर ने आज वैष्णवी की खातिर मुझे खरी खोटी सुनाई। कल पापा जी ने आपको थप्पड़ मारा था और आज वंश ने अपनी बातों से ही तमाचा जड़ दिया मुझे। बड़े भाई की तरह हक जताने से पहले बड़े भाई की तरह व्यवहार करना सीख लीजिए भैया। वंश भैया, अगर मेरा भैया को सफाई देना आपके सिखाए गए संस्कारों के खिलाफ है, तो क्या भैया का वैष्णवी के साथ ऐसा बर्ताव करना आपके संस्कारों के खिलाफ नहीं है? मां, हम समझते हैं कि आप पिता का कर्तव्य निभाने मुंबई गए थे, लेकिन क्या ये हेरा फेरी भी पिता का कर्तव्य है? और बाबूजी, मैंने तो काम शुरू करने के लिए कागजातों पर हस्ताक्षर भी कर दिए। अरे मेरी बेटी घर छोड़ के जा रही है, मेरे घर की लक्ष्मी जा रही है, शील कुमार के घर की इज्जत जा रही है। भाई बिजी हो क्या? अरे तेरे लिए तो कभी भी नहीं, आ ना। बोल, क्या बात है? वो भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे तो इसमें इतना फॉर्मल होने की क्या बात है पगले? वंश, तू सिर्फ मेरा छोटा भाई नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा दोस्त भी है। और फिर मैं तेरे सुख दुख में काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? बोल। और फिर मैं समझता हूं यार, सब समझता हूं। इस बार भी बड़े पापा के दबाव में आकर तुझे उस गंवार वैष्णवी को वापस घर लाना पड़ा। अब क्या कहें, खैर कोई बात नहीं। एक ना एक दिन तुझे इस अनचाहे रिश्ते से छुटकारा मिल ही जाएगा। तब तक ये रख, पार्टी शार्टी कर, ऐश कर, मस्त रहे। नहीं भाई, ये पैसे मुझे पार्टी के लिए नहीं चाहिए, बल्कि वैष्णवी के लिए चाहिए। मतलब? हाँ भाई, वो क्या है ना, वैष्णवी ने इस घर में सिर्फ परेशानियां ही देखी है। मैं चाहता हूँ कि छोटा सा तोहफा देकर उसे थोड़ी सी खुशी दे दें। और एक बात और भाई, मैं वैष्णवी को इस घर में किसी के दबाव में नहीं लाया हूँ, बल्कि अपनी मर्जी से लाया हूँ। ये तो क्या कह रहा है वंश? होश में तो है? अरे जिस लड़की ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी, तहस नहस कर दी, तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुझे उसके लिए तोहफा चाहिए? दिमाग तो ठिकाने है तेरा? नहीं भाई, वैष्णवी ऐसी लड़की नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। वो मेरे ही तरह हालात की शिकार है। तू सच में बहुत भोला है वंश, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक है। तेरी इसी अच्छाई को हथियार बना के अपने सपने सच करना चाहती है। वो लड़की कमजोर नहीं है, बल्कि नागिन है, जहरीली नागिन जो तेरी खुशियों को डसना चाहती है। लेकिन तू समझ ही नहीं रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जिस लड़की को तुझे अपने रास्ते से हटाना चाहिए, तो उसे अपनी आस्तीन में जगह दे रहा है। बस कीजिए भाई, बस कीजिए। ये क्या नाप शनाप बोल रहे हैं आप? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आखिर आप इस घर के बहू के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आप रिश्तों की मर्यादा भूल गए हैं? नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। अरे वंश, आई एम सॉरी यार। पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल गया मैं। सॉरी। तू ठीक कह रहा है, तेरे प्यार में अंधा होकर मैं रिश्तों की मर्यादा ही भूल गया था। लेकिन क्या करूं मैं यार, मुझसे तेरी ये परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। क्या करूं मैं, बोल। लेकिन ठीक है, आगे से तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तू जो करना चाहता है, जैसे भी करना चाहता है, तू कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। I'm sorry भाई, मुझे आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अरे लेकिन क्या करूं भाई, इस घर में वैष्णवी को कोई समझना ही नहीं चाहता। वैष्णवी बहुत अच्छी लड़की है भाई, बस एक बार अपनी नजरिया बदल के तो देखिए भाई।
आपको भी उसकी अच्छाई पे यकीन हो जाएगा। अरे पगले, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तेरे यकीन पर पूरा यकीन है। सुन, आज के बाद जो तेरी पसंद है वो मेरी भी पसंद है। ये रख। और सुन, कोई अच्छा सा तोहफा खरीदना अपनी वैष्णवी के लिए। जा। पंडित जी दरवाजा खोलिए। पंडित जी। क्या गुरुकुल की जमीन के बारे में कुछ पता चला? पंडित जी, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच कुछ काम चल रहा है और मैंने जब अंदर जाने के लिए वहाँ के सुरक्षा कर्मियों से कुछ इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है और वो किसी ठापर का नाम ले रहे थे। नमस्कार पंडित जी, मैं थापर। नमस्ते नमस्ते। हम शायद पहले मिल चुके हैं। और इस बिल्डिंग के बेसमेंट में कार पार्किंग, टेरेस में रोटेटिंग स्विमिंग पूल होगा। ये गुरुकुल है, ये कोई होटल? वो नक्शा मैंने देखा विद्यासागर जी। इतना अफसोस हुआ वो जो नक्शा देखकर, आपने वो नक्शा फाड़कर थापर के मुंह पे क्यों नहीं मार दिया? ये क्या हो रहा है अब्दुल? है शील जी ने मुझसे खुद वादा किया था कि उस जमीन पर गुरुकुल ही बनेगा, लेकिन वहां तो वो थापर कब्जा किए बैठा है। पंडित जी, यही बात मुझे भी बहुत परेशान कर रही है। पूरी दुनिया जानती है कि शील जी माता रानी के परम भक्त हैं। वो क्यों कोई गलत काम करेंगे? अब्दुल भैया, कहीं मुझसे कोई चूक तो नहीं हुई? नहीं पंडित जी, नहीं। चूक सिर्फ आपसे नहीं, पूरे भदरवा, पूरी दुनिया के लोगों से हुई है। कहीं ये शील कुमार आपकी और भदरवा के लोगों की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा है? मुझे इस आदमी की नीयत पर शक हो रहा है। कहीं ये भक्ति के नाम पर भदरवा पर धीरे धीरे अपना कब्जा तो नहीं जमाना चाहता है? आंखें खुल गई है मेरी, मुझे समझ में आ गया है इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। तभी तो छोटे भाई होने के बावजूद तुम अपने बड़े भाई से जबान लड़ा रहे हो उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। बड़े भाई की तरह हक जताने से पहले बड़े भाई की तरह व्यवहार करना सीख लीजिए भैया। वंश, एक्चुअली मैं बाहर गया था तो मुझे लगा ये चीज़ तुम्हें पसंद आएगी, इसीलिए तुम्हारे लिए ले लिया। ये लो। पर ये क्या है? खुद देख लो। ये एक दोस्त की तरफ से एक दूसरे दोस्त को छोटा सा तोहफा है। ये बहुत सुंदर है, पर मैं इसके काबिल नहीं। तुम तो इससे ज्यादा के भी काबिल हो वैष्णवी। चलो छोड़ो ये सब बात, अब इसे पहन के दिखाओ।
देखे तो तुम इसमें कैसी लगती हो। तुम्हारी मदद करूं? ये तो हो गया, अब देखो। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। थैंक्स। थैंक्स? इतने छोटे से तोहफे के लिए थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए नहीं, लेकिन जिस तरह आपने संयुक्ता दीदी और गौतम भैया के सामने मेरा साथ दिया, मैं उसके लिए तो आपको थैंक्स बोल सकती हूँ ना? नहीं, वो कौन सी बड़ी बात है। एक दोस्त दोस्त का साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा? क्या हुआ वैष्णवी? सोच रही थी कि आप दोस्त के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो जिससे आप प्यार करेंगे आप उसके लिए कितना करेंगे? ये बात तो है, लेकिन वैसे एक बात कहूं, किसी से प्यार तो हो रहा है। लेकिन वैसे एक बात कहूं, किसी से प्यार तो हो रहा है। अब देखना है कि उस प्यार का हश्र क्या होता है। ठीक है, तब मैं चलता हूं। ओके? एक मिनट। बोलो। एक दोस्त होने के नाते मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। आपने मेरा साथ दिया, मुझे अच्छा लगा, पर गौतम भैया और आपके बीच जो ये कड़वाहट है, मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन जाने अनजाने में मैं इस परिवार के रिश्तों के बीच गांठ नहीं बनना चाहती हूँ। इसलिए आप एक बार गौतम भैया से बात कर लीजिए। कोई फायदा नहीं। भाभी की गलती होने के बावजूद मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी, लेकिन वो नहीं माने। अब तुम ही बताओ कि इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? एक और कोशिश। खून के रिश्तों की कदर मुझ जैसी अभागन अनाथ के अलावा और कौन जान सकता है? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ वैष्णवी, लेकिन क्या करे, गौतम भैया मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ करना। एक दोस्त होने के नाते तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा, लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं पाया। सोना बन गया? जी बन गया। माँ, मोक्ष, तुम यहाँ? आज उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से वंश ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। तो तुमने भी वही गलती कर दी जो कुछ देर पहले संयुक्ता और गौतम ने की। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मोक्ष कि उस लड़की को 2 कौड़ी की लड़की समझने की भूल मत करो। वो लड़की तो अनमोल है। देखा नहीं तुमने? आज उसकी वजह से पहली बार इस घर में 2 भाइयों की लड़ाई हुई है, और पहली बार भाभी ने अपने लाडले बेटे वंश पर हाथ उठाया। क्या बड़ी माँ ने वंश पर हाथ उठाया? हाँ बेटा, ये तो शुरुआत है। देखना,
आगे आगे क्या होता है। अगर भाई साहब इस लड़की को ताकतवर बना रहे हैं तो हमें इस लड़की की ताकत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी ताकत को अपनी ताकत बनाना चाहिए। फिर देखना, हमारा अस्त्र भी यही लड़की बनेगी और हमारा ब्रह्मास्त्र भी, और आखिर में हार का वज्रपात भी इसी पर होगा। मोक्ष, इस घर के रिश्तों में तकरार की आंच से उबाल आना तो शुरू हो गया है। हमें तो बस इसे मीठी सी हमदर्दी से सजाना है, और फिर देखना किस तरह से ये उबाल एक दिन ज्वालामुखी बनकर फटता है और अपनी गर्मी से हर रिश्ते को जलाकर खाक कर देता है। आप कहाँ जा रही हो माँ? नागिन को दूध पिलाने। ये एक दोस्त की तरफ से एक दूसरे दोस्त को छोटा सा तोहफा है। वैष्णवी बेटा, आप? हाँ बेटा, मैं वो क्या छुपा रही हो? कितना सुंदर हार है। जी, उन्होंने दिया है। तभी मैं सोचूं, इतना चमक क्यों रहा है। सोने के साथ साथ इसमें पति का प्यार जो मिला हुआ है, इस हार की तरह ही ये खीर भी बहुत स्पेशल है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है, खास मेरी बेटी के लिए। ये लो, जरा खा के बताओ। क्या मैं ये खीर किसी और को खिला सकती हूँ? किसे? भैया देखिए, मैं आपके लिए खीर लाई हूँ। मुझे भूख नहीं है। भैया, ये खीर आपकी भूख मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके मुंह के जायके को मीठा करने के लिए। आपकी नाराजगी की वजह मैं हूँ, पर उसका गुस्सा इस निर्दोष खीर पर क्यों भैया? मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, कोई भी खून का रिश्ता इन झगड़ों से बहुत बड़ा होता है भैया। आपका और वंश का रिश्ता इन झगड़ों से कहीं बड़ा है, इसलिए मेरी वजह से इन रिश्तों को छोटा मत कीजिए भैया। और हमारा रिश्ता तो उस नन्हे पौधे की तरह है जिसने अभी अभी पनपना शुरू किया है, और जिसको पनपने के लिए मुझे आप सबके रिश्ते की धूप छांव और बारिश की ज़रूरत है। इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। बस कीजिए भैया, बस कीजिए। बड़े भाई की तरह हक जताने से पहले बड़े भाई की तरह व्यवहार करना सीख लीजिए भैया। अपनी ही लगाई हुई आग को अपने आंसुओं से बुझाने की कोशिश क्यों कर रही हो वैष्णवी? और फिर ये खीर इतनी भी मीठी नहीं कि रिश्तों में घुली करवाहट को दूर कर सके। आ जाइए।
जय माता दी सर जी। जय माता दी। बधाई हो सर, बधाई हो। गुरुकुल की पावन जमीन पर आपके होटल का काम जोर शोर से शुरू हो गया है। आपर का फोन आया था, कह रहा था बस 3 महीने में अपना काम पूरा कर देगा। ये मुंह मीठा कीजिए सर। अरे आप मुंह मीठा कीजिए खन्ना साहब। नवरात्रों के पहले दिन होटल का शुभ आरंभ हो जाएगा। जी सर। आप बुकिंग के लिए विज्ञापन देना शुरू कर दीजिए। जय माता दी, कौन बोल रहा है? विद्यासागर। अरे पंडित जी कैसे हैं आप? जय माता दी। सफर कैसा रहा? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यात्रा तो सुखद और आसान थी, लेकिन यहाँ भदरवा पहुंचने के बाद मंजिल मुश्किल लग रही है। ये क्या हो रहा है शेख जी? ये तो मैं नहीं चाहता था। अरे पंडित जी साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? आप गोल मोल बातें क्यों घुमा रहे हैं विद्यासागर जी? शील जी, थापर ने गुरुकुल की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरे कब्जा नहीं किया है विद्यासागर जी, वहां गुरुकुल बनाने का आदेश मैंने ही दिया है और वो आदेश का पालन कर रहा है। झूठ बोल रहा है शील जी, वो झूठ बोल रहा है। वो गुरुकुल की जमीन पर होटल बना रहा है। मैंने खुद नक्शा देखा है। दान की हुई चीज का हिसाब नहीं पूछते विद्यासागर जी। आप वहां बदरवा में शांति से बैठे हैं, आप यकीन कीजिए वहां गुरुकुल ही बनेगा। सुनिए आप, मैं दरअसल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में से फोन उठा के आपको बोल रहा था विद्यासागर जी। कोई और सेवा हो तो बताइएगा। हाँ, जय माता दी। क्या हुआ सर? कुछ खास नहीं खन्ना साहब, पंडित विद्यासागर जी को हमारे होटल के प्लान के बारे में पता चल गया है।